दोस्तों आज हम बात करेंगे ऐसे बयान की जो ऊपर से देखने में तो बिल्कुल संवैधानिक लगता है लेकिन अंदर से बेहद ही रणनीतिक और वैचारिक है। यह बयान आया है असदुद्दीन ओवैसी की ओर से जो उन्होंने मुंबई महानगर पालिका चुनाव प्रचार के दौरान दिया। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि एक दिन हिजाब पहनने वाली बेटी भारत की प्रधानमंत्री बने। अब पहली नज़र में देखने में लगेगा कि इसमें गलत क्या है? संविधान भी तो यही कहता है। लेकिन दोस्तों राजनीति में जो शब्द होते हैं वो मासूम नहीं होते। हर शब्द का एक एजेंडा होता है और उस एजेंडे को समझने की ज़रूरत है। आज इस वीडियो में हम यही एजेंडा समझने की कोशिश करेंगे तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों ओवैसी साहब ने ये तो कहा कि मैं ये चाहता हूँ, मेरा ये सपना है कि एक हिजाब पहनने वाली बेटी भारत की प्रधानमंत्री बने। लेकिन जैसे ही उन्होंने ये कहा, तो उन्होंने तुरंत ही इसमें जोड़ दिया कि भारत के संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति या मुख्यमंत्री किसी एक धर्म का ही व्यक्ति हो सकता है। अब ये बात कानूनी रूप से तो सही बात है। भारत का संविधान धर्म के आधार पर किसी भी नागरिक को किसी भी संवैधानिक पद पे जाने से नहीं रोकता। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर बात सिर्फ संविधान की है तो उन्होंने यह क्यों नहीं कहा कि मेरा सपना है कि एक मुस्लिम बेटी भारत की प्रधानमंत्री बने। ये हिजाब वाली मुस्लिम या हिजाब वाली बेटी उन्होंने क्यों कहा? इसका मतलब क्या है? अब जो उन्होंने मुस्लिम शब्द नहीं बोला और उन्होंने हिजाब वाली बेटी बोला, यहीं से सारा खेल शुरू होता है। और इसी सारे खेल को नैरेटिव को समझने की ज़रूरत है। इसलिए दोस्तों सबसे पहले समझते हैं कि इस हिजाब शब्द का मतलब क्या है? हिजाब कोई सामान्य कपड़ा नहीं होता, ये एक धार्मिक और वैचारिक प्रतीक है। दोस्तों संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि प्रधानमंत्री हिजाब पहनने वाला या ना पहनने वाला हो। लेकिन हिजाब पहनने वाली बेटी कहने का मतलब साफ है कि कुछ चीज़ें क्लिक हो जाती हैं कि भई वो मुस्लिम है। इस्लामिक पहचान को सार्वजनिक रूप से धारण करने वाली है। शरिया आधारित जीवन पद्धति को मानने वाली है, यानी कि शरिया पे चलने वाली है। यानी ओवैसी ने 3 निशाने एक ही शब्द में एक ही तीर से साध लिए। अब दोस्तों एक चीज़ मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि अभी कुछ दिन पहले आपने एक वीडियो देखा होगा जावेद अख्तर साहब का, जिसमें एक मुस्लिम लड़की है जिसने हिजाब पहना हुआ है और हिजाब को लेकर वो कुछ सवाल पूछती है जावेद अख्तर से। तो वो सीधा बोलते हैं कि यू आर अ ब्रेन वॉश्ड। वो ये चीज़ बोलते हैं। अब वो वीडियो तो आपने देखा हुआ ही होगा, लेकिन फिर आते हैं अब लौट के अपनी इस वीडियो पे, अपनी जो हम बात करते हैं उस पे। अब जब मैं आपको आगे थोड़ा और इसमें डिटेल में बताऊँगा तो फिर आपको समझ में आएगा कि मैंने ये उदाहरण आपको क्यों दिया। अब दोस्तों इस बात को समझिए कि सीधे-सीधे उन्होंने शरिया की बात नहीं की। क्यों? क्योंकि इसका विरोध होता। अगर ओवैसी शरिया की बात करते तो विरोध होता। दारुल इस्लाम की वो बात करते तो फिर हिंदू एकजुट हो जाते। इसलिए रणनीति अब इन्होंने बदल दी है। संविधान की आड़ में इन्होंने अपना एजेंडा चलाना शुरू कर दिया है, वही शरिया वाला। अब ओवैसी साहब ने पाकिस्तान का भी उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के संविधान में केवल मुसलमान ही प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बन सकता है और भारत में ऐसा नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि क्या भारत को भी आप धीरे-धीरे उसी दिशा में ले जाना चाहते हैं जहाँ पाकिस्तान है, या भारत को पाकिस्तान बनाना चाहते हैं? क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमिकल कंडीशन क्या है, ये तो हम सब जानते हैं। पाकिस्तान किस तरह से आईएमएफ की भीख पे चल रहा है, ये हम जानते हैं। आटे की लाइनें लगी हुई, ये हम जानते हैं। और पाकिस्तान को इस हालत में ले जाने वाले खुद वहीं के मौलवी और वहाँ के ही लोग हैं। मीडिया, पाकिस्तानी मीडिया की बड़ा एक वर्ग ऐसा है जो इस बात को मानता है कि भई पाकिस्तान को मौलवियों ने बर्बाद कर दिया है। ये पाकिस्तान की मीडिया कहती है, मैं नहीं कह रहा हूँ। दोस्तों भारत में संविधान का इस्तेमाल अब ढाल की तरह होने लगा है। संविधान ने हमें बहुत सारी छूट दी है, लेकिन संविधान में जो छूट मिली है, संविधान में जो हमें सुविधाएँ मिली हैं, जो अधिकार मिले, अब उसका गलत इस्तेमाल हो रहा है। अधिकारों की बात तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन ज़िम्मेदारियों की बात नहीं करते। एक भारत के एक आम नागरिक का क्या अधिकार है और क्या उसकी ज़िम्मेदारी है, उसके कर्तव्य क्या है, इसके बारे में ये लोग बात नहीं करते हैं। और इसी में एक और बयान आया, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा जी ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारत का जो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति होगा वो एक हिंदू ही होगा। हालाँकि हमने देखा है कि बहुत से मुस्लिम भारत के राष्ट्रपति हुए हैं, उपराष्ट्रपति हुए हैं और मनमोहन सिंह सिख थे और वो भी भारत के प्रधानमंत्री बने। तो ये जो बयान था ये पूरी तरह से एक राजनैतिक बयान है और एक तरह की जो जनसंख्या की वास्तविकता है उसको ये उसको लेकर है खाली, क्योंकि भारत में 80% हिंदू आबादी है, हिंदू बहुल देश है। तो लोकतंत्र का एक स्वभाव होता है कि बहुसंख्यक की भावना पे ही वो चलता है। तो ये सिर्फ़ एक राजनीतिक बयान है, लेकिन जो ओवैसी साहब का बयान है, वो पूरी तरह से इससे अलग है, वो पूरी तरह से एक नैरेटिव बनाने वाला है। और ये और भी इसलिए ज़्यादा सोचने वाली बात हो जाती है ओवैसी साहब का बयान, क्योंकि उन्होंने इसे संविधान के साथ जोड़ के खड़ा कर दिया है। अब दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा। 1999 में सोनिया गांधी भारत की प्रधानमंत्री बन सकती थी। वो कैथोलिक थी, इटली की मूल निवासी थी, लेकिन 2004 में एक कानूनी पक्ष सामने आया जिसके मुताबिक भारत का संविधान कहता है कि अगर किसी देश का नागरिक किसी अन्य देश
में संवैधानिक पद पर नहीं बैठ सकता तो वही नियम भारत में भी लागू होगा और उस देश का नागरिक भारत में किसी भी संवैधानिक पद पे नहीं बैठ सकता। इटली का संविधान इसकी अनुमति नहीं देता है और इसी आधार पे सोनिया गांधी जो थी वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाई और जो उनको एक चिट्ठी मिल गई थी राष्ट्रपति के ओर से सरकार बनाने की, वो उन्होंने वापस ले ली। अब ये उदाहरण बताता है कि संविधान का उपयोग कितना रणनीतिक हो सकता है, क्योंकि संविधान की ही इस्तेमाल करके सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनने से रोक दिया गया। अभी दोस्तों हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने भी एक बात की, उन्होंने सीधा बोला कि भाई इतिहास का बोध होना चाहिए। उन्होंने एक ये बयान दिया जिसको लेकर थोड़ा विवाद भी हुआ है और वाकई ऐसा लगता है कि हिंदुओं ने अपने इतिहास से कुछ नहीं सीखा। हिंदू पूरी तरह से भूल चुका है कि 10,000 साल पुरानी हमारी सनातन परंपरा है, जिस हमने कभी किसी पे आक्रमण नहीं किया, हमने कभी किसी का जबरन धर्म परिवर्तन नहीं किया, लेकिन हमारे साथ ये सब हुआ है। हमारे पे हर तरह के अत्याचार हुए, नरसंहार भारत में हुए और जबरन धर्म परिवर्तन, फिर भी आज हम इस चीज को भूल चुके हैं। और इस बात का सबूत है 2024 का लोकसभा चुनाव। बीजेपी मात्र उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से 33 सीटें ही जीत पाई और समाजवादी पार्टी ने 37 सीटें जीती। अयोध्या की सीट भी उसी समाजवादी पार्टी ने जीती जहां पर कार सेवकों पे गोलियां चलाई गई थी। और ये इस बात का सबूत है, इस बात का उदाहरण है कि भाई इतिहास बोध का पतन हो चुका है। और इसलिए मुझे लगता है कि ओवैसी साहब ने जो बात करी कि एक हिजाब वाली बेटी भारत की प्रधानमंत्री बने, ये सपना कोई मुसलमान पूरा नहीं करेगा। अगर ये कभी हुआ तो सोए हुए हिंदू ही इस सपने को पूरा करेंगे। जो समाज अपने इतिहास को भूल जाता है वो भविष्य को भी खो देता है। अब यहाँ पे एक सवाल और उठता है कि भाई अगर कोई हिजाब वाली भारत की प्रधानमंत्री बने तो उससे देश का क्या नुकसान होगा? दोस्तों हमारे देश में एक राष्ट्रपति हुए एपीजे अब्दुल कलाम, जिनका उदाहरण आज भी दिया जाता है। और मेरा एक सवाल है इस देश के हर नागरिक से कि भाई क्या कोई दूसरा एपीजे अब्दुल कलाम इस देश में है? इतने सारे मुस्लिम लीडर्स हैं, लेकिन क्या उनमें से कोई भी ऐसा है जो एपीजे अब्दुल कलाम के बराबर हो? नहीं। तो ये हिजाब वाली कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है? अगर कोई लड़की जो हिजाब पहनती होगी, जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में आपको बताया, वो उसकी इस्लामिक पहचान है। इसका मतलब है कि कहीं न कहीं वो शरिया को आगे बढ़ाएगी और शरिया ने क्या हाल किया है पाकिस्तान का, वो हम देख रहे हैं। भारत एक सेक्युलर देश है। भारत में 80% हिंदू आबादी है, इसलिए भारत सेक्युलर है। कोई मुस्लिम पुरुष भारत का प्रधानमंत्री बने, राष्ट्रपति बने, इससे कोई इसमें कुछ गलत नहीं है। एपीजे अब्दुल कलाम जैसा कोई हो तो उसे लेकर आइए, हम उसे फिर से राष्ट्रपति बनाएँगे। हम ही ने एपीजे अब्दुल कलाम साहब को राष्ट्रपति बनाया था, हम फिर बनाएँगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि यहाँ मुस्लिम समाज में दूसरा एपीजे अब्दुल कलाम है? नहीं, दूसरा एपीजे अब्दुल कलाम अभी तक तो नहीं है। जो भी है वो इसी तरह की मानसिकता वाले लोग हैं, जैसे कि ओवैसी साहब बात कर रहे हैं। तो दोस्तों एक हिजाब वाली प्रधानमंत्री देश को क्या दिशा देगी? क्या भविष्य बनाएगी देश का? किस तरह का डेवलपमेंट करेगी? इसमें तो कोई शक नहीं है, आप लोग समझ ही सकते हैं और इसलिए इस बयान की मतलब को समझिए। तो दोस्तों इस अंक में इतना ही था। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस कर दें। और दोस्तों हो सके तो इस चैनल को जॉइन करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।